Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine and good. आज हम ज़ूलॉजी क्लास 11th का लेक्चर 15 देखेंगे। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था ज़ूलॉजी क्लास 11th का। फर्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम भी कंप्लीट हो गया था। सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स भी कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में हमने प्रोक्रियोटिक सेल पहले पढ़ा। अब हमने यूक्रियोटिक सेल स्टार्ट किया था। यूक्रियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे। हमने सबसे पहले यूक्रियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन देखी। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने लास्ट लेक्चर में सेल वॉल देखी थी, उसका फंक्शन देखा था। फिर हमने शुरू किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और थोड़ा सा मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताया था कि वो ऑर्गेनेलीज जो मेम्ब्रेन्स बाउंड हैं, मतलब जिनके बाहर इनक्लोज किससे हैं, वो मेम्ब्रेन से हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हैं, और उनका फंक्शन कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। उन ऑर्गेनेलीज को हम कहेंगे कि वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हैं। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो मेम्ब्रेन से बनी हुई हैं, लेकिन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, ये बनी हुई तो मेम्ब्रेन से हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन इनका फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता, लिंक्ड नहीं करता, कनेक्टेड नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो ऑर्गेनेल्स आती हैं उनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? वैसे तो आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं सेल का स्ट्रक्चर, यूक्रियोटिक, प्रोक्रियोटिक। आपने देखा भी होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक छोटे छोटे टाइनी ट्यूबुलर मतलब ट्यूब्स की तरह, ऐसे ऐसे, ये ट्यूबुलर इसे कहते हैं। टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये छोटे छोटे ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये क्या करते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसिस को दो डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट compartments. First is a luminal compartment. It is the internal space enclosed by endoplasmic reticular membrane. ये मैं नेक्स्ट पेज पे स्ट्रक्चर बताऊंगी। स्ट्रक्चर में मैं बताऊंगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कौन सा होता है और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कौन सा होता है। ठीक है, इतना याद रखें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये इंटरसेलुलर स्पेसिस को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट के इंटरनल स्पेस जो है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन क्या कर रही है? घेर रही है। ठीक है, अब देखें, दूसरा है पार्ट एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। इट इज़ द स्पेस प्रेजेंट आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इन द साइटोप्लाज्म। मैंने फिगर आगे अच्छे से बनाया है, उस पर भी मैं बताऊंगी। यहाँ मैं आपको एक पेंसिल से थोड़ा सा बता रही हूँ कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या बना देती हैं? ऐसे प्रेजेंट होती हैं। देखिए, ऐसे प्रेजेंट होती हैं, और ये इस तरफ भी ऐसे ही प्रेजेंट होंगी।
ये देखिए, ये ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो न्यूक्लियस के बाहर वाली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ऐसे अटैच्ड होती हैं। देखिए, अब ये जो मैंने कहा ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? ये जो अंदर की स्पेस है, ये वाली अंदर शेडेड स्पेस जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ठीक है, ये जो अंदर की शेडेड स्पेस है इसको हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या कहेंगे? ल्यूमिनल। जो एंडोप्लाज्मिक की मेम्ब्रेन घेर रही है अंदर की तरफ, इंटरनल स्पेस, ठीक है, जो कौन घेर रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन। ये शेडेड सारा, ये सारा शेडेड जो स्पेस है ये क्या है? इसको हम कहेंगे ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। और दूसरी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, इट इज़ द स्पेस प्रेजेंट आउटसाइड द ईआर। ये जो ईआर के बाहर ये वाली स्पेस है ना, ये बाहर वाली तरफ जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। आपको समझ आई मेरी दो चीज़ें कि इंटरसेलुलर स्पेस को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। एक कंपार्टमेंट को कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और दूसरे कंपार्टमेंट को कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कौन सा है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन अपने अंदर इनक्लोज्ड कर रही है, ये वाला एरिया, शेडेड वाला एरिया, ठीक है। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कौन सा है? ये वो जगह है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहर वाली तरफ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये बाहर वाली साइटोप्लाज्म की तरफ जो स्पेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, इसको क्या कहेंगे हम? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अब देखेंगे कि हम एक्स्ट्रा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये तीन फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, सिस्टर्नी की फॉर्म में, वेजिकल की फॉर्म में एंड टिब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। किन ये तीन स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। छोटे छोटे सिस्टर्नी की फॉर्म में होती है, या तो थैली की तरह वेजिकल्स की फॉर्म में होती है, या तो ऐसे ये देखें ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होती है। ये इनकी स्ट्रक्चर है कि इन तीन शेप्स में प्रेजेंट होती हैं हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दो टाइप्स हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम अभी हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे, ये भी सेल की एक ऑर्गेनल है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। अब इन राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कौन सी होती है। राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हैंस दे अपीयर स्मूथ। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये देखें, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, कुछ के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर ऐसे ऐसे राइबोसोम बाइंड होते हैं, राइबोसोम बाइंड होते हैं, ठीक है। जिनके ऊपर राइबोसोम बाइंड होते हैं उन्हें हम देखें, अब जब बाइंड हो गए तो ये रफ लग रही है ना, जहाँ देखें राइबोसोम बाइंड है वो एरिया रफ लग रहा है ना, और जहाँ राइबोसोम बाइंड नहीं है वो एरिया स्मूथ लग रहा है, ठीक है। अब इसीलिए नाम पड़ा, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है उनको रफ एंडोप्लाज्मिक कहा, और जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा, ठीक है। राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जिनके सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिनकी मेम्ब्रेन पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते और वो स्मूथ दिखती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करती हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का सेल में काम होता है, वो लिपिड एंड स्टीरोल की सिंथेसिस करती हैं। लिपिड इज़ अ बायोमॉलिक्यूल, हम नेक्स्ट सब यूनिट में पढ़ेंगे। अब ये हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये सेल में क्या करता है? लिपिड और स्टीरोल की सिंथेसिस करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंट इन मसल्स, फॉर दैट इज़ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये हमारी मसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। मसल्स में इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं कहते, मसल्स में इनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। हम जब पढ़ेंगे लोकोमोशन, मसल्स एंड लोकोमोशन, उसमें आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में पढ़ेंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो कहाँ प्रेजेंट होती है? मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद
हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन बाय रिलीज एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम। अब ये क्या करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन्हें हम मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये मसल्स में मसल की कंट्रैक्शन करवाते हैं। कैसे? बाय रिलीज, कैल्शियम को रिलीज़ करके और कैल्शियम को अपटेक करके। ये जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे वहाँ पे ये मसल कंट्रैक्शन का टॉपिक है, वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे कि कैल्शियम कैसे ये रिलीज़ कर रहे हैं और कैसे ये अपटेक कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल्स, पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा बाय साइटोक्रोम P450 इंजाइम। अब हम अल्कोहल पीते हैं ना, अल्कोहल कुछ लोग पीते हैं, ड्रग्स खाते हैं। अब ये ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है कि उसका जो टॉक्सिक पोर्शन है किसी भी ड्रग का, अल्कोहल का, उसको ख़त्म करना। ठीक है। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करते हैं। जैसे ड्रग, अल्कोहल के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, किसके थ्रू? एक एंजाइम है जिसका नाम है साइटोक्रोम P450 इंजाइम। ये इंजाइम क्या करता है? ड्रग्स या अल्कोहल्स जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं बॉडी में, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। ठीक है। ये था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम दूसरी टाइप देखेंगे, दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हैंस दे अपीयर रफ। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक की वो सरफेस जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और एंडोप्लाज्मिक की वो सरफेस जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ राइबोसोम है तो राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। दैट मीन्स कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में इन्वॉल्व होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ कंटिन्यूज विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अब देखें, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये किसके साथ कंटिन्यूज होती है? आउटर, बाहर की जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है उसके साथ कंटिन्यू होती है। ठीक है। ये था टाइप किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसके बेसिस पे? एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स के बेसिस पे। ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं, सिस्टर्नी की फॉर्म में, वेजिकल की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ठीक है। 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, वो भी देख लिया। आपकी एनसीईआरटी में इतना ही दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। हम ये सिस्टर्नी, वेजिकल, ट्यूब्यूल्स जो फॉर्म है इनकी फर्दर डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा टॉपिक। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब देखें, नेक्स्ट हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो ऑर्गेनल है वो है गोल्गी एपरेटस। ठीक है। सबसे पहले गोल्गी एपरेटस को किसने दिया था? कैमिलो गोल्गी ने दिया था। कब दिया था? 1898 में दिया था। ठीक है। अब ये गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गी एपरेटस है क्या है? ये डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड गोल्गी एपरेटस। डेंसली स्टैंड मतलब जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो ये बहुत डार्क कलर की डेंसली स्टैंड होती हैं। स्टैंड मतलब डाई की हुई होती हैं। ठीक है। रेटिकुलर, रेटिकुलर मतलब ऐसी शेप में रेटिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, आसपास, पड़ोस में प्रेजेंट होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? गोल्गी एपरेटस कहा जाता है। ये किससे बने हुए होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स। ये छोटी छोटी फ्लैट डिस्क की तरह थैलियाँ होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट हैं डिस्क की तरह। डिस्क देखिए ना, गोल ऐसे राउंड सी सर्कुलर डिस्क होती है, डिस्क की तरह थैलियाँ होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। जिनका साइज़ क्या होता है? 0.5 माइक्रोमीटर टू 0.1 माइक्रोमीटर डायोमीटर में। स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के ऊपर, जैसे कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रख के स्टैक बना लो आप, वैसे ये कॉइन्स की तरह एक दूसरे के ऊपर रखे गए होते हैं। ठीक है। उसके बाद प्लांट सेल में जो गोल्गी एपरेटस होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते। प्लांट सेल में गोल्गी एपरेटस वेल डेवलप्ड होते हैं, प्लांट सेल में गोल्गी एपरेटस वेल डेवलप्ड नहीं होते। और प्लांट सेल में गोल्गी एपरेटस को डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम्स कहा जाता है प्लांट सेल में। ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे, देखिए
अब प्लांट सेल में तो गोल्गी एपरेटस वेल डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए प्लांट्स में गोल्गी एपरेटस को क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। अब गोल्गी बॉडीज यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट मेच्योर सीव ट्यूब में नहीं होता गोल्गी एपरेटस, मेच्योर मैमेलियन आर्बिसीज में नहीं होता गोल्गी एपरेटस, स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट नहीं होता। गोल्गी एपरेटस प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट नहीं होता, ये एक्सेप्शन है जहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता। प्लांट में प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए कह दिया डिक्टियोसोम। सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है एक्सेप्ट मैच्योर सीव ट्यूब, मैच्योर मैमेलियन आर्बिसिस, स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। और सारे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, गोल्गी एपरेटस एब्सेंट होता है। गोल्गी एपरेटस के 2 फेजेस होते हैं, नेक्स्ट पेज पे फिगर में भी बताऊंगी। 2 फेजेस हैं, एक को कहते हैं सिस फेज और दूसरे को कहते हैं ट्रांस फेज। सिस फेज न्यूक्लियस की तरफ जो गोल्गी एपरेटस का साइट होती है उसे हम सिस फेज कहते हैं, और इसको फार्मिंग फेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या बनाती है, वेजिकल्स की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। बिकॉज एट दिस साइट न्यू सिस्टर्नीज आर constantly being formed by the fusion of vesicles from endoplasmic reticulum। अब मैंने बोला था ना कि ये जो ऑर्गेनेलीज हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो ऑर्गेनल्स हैं ये क्या होती हैं, कोऑर्डिनेटेड होती हैं, इनका कंटिन्यूशन में काम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या बना रही हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर रही हैं, लिपिड की सिंथेसिस कर रही हैं, जो वेजिकल की फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बाहर आता है। वो वेजिकल जाके किसके साथ फ्यूज़ होते हैं, वो जो सिस फेज है गोल्गी एपरेटस का उसके साथ फ्यूज़ होते हैं। गोल्गी का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, जो प्रोटीन बनाई है उनकी पैकेजिंग करना, उनकी मॉडिफिकेशन करना, फिर उनको फर्दर अपनी टारगेट साइट्स पे भेजना। ये आगे नेक्स्ट पेज में मैं आपको डिटेल्ड में पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी इतना याद रखना कि गोल्गी का वो फेज जो न्यूक्लियस की तरफ होता है उसको क्या कहते हैं, सिस फेज कहते हैं या फॉर्मिंग फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उस फेज पे कंटिन्यूली नए सिस्टर्नी बन रहे हैं, नए सिस्टर्नी बन रहे हैं, जो कैसे बन रहे हैं, वेजिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वेजिकल को रिलीज करते हैं, वो वेजिकल जाके कहाँ पे फ्यूज होते हैं, गोल्गी के सिस फेज पे, और गोल्गी के सिस फेज क्या करता है, नए सिस्टर्नीज को बनाता है, ठीक है। ट्रांस फेज किसकी तरफ है, जो टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो दूसरी अपोजिट साइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली तरफ है। और ये मैच्योरिंग फेज होता है, यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड क्या होती हैं, मैच्योर होती हैं और वेजिकल की फॉर्म में गोल्गी एपरेटस से बाहर आती हैं, रिलीज होती हैं। फंक्शन क्या है गोल्गी एपरेटस का, द गोल्गी एपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। आपको मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर उसकी 2 टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रही हैं, प्रोटीन बना रही हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रही हैं, लिपिड्स बना रही हैं। और ये दोनों प्रोटीन और लिपिड बना के किसको दे रही हैं, ये दे रही हैं गोल्गी एपरेटस को। गोल्गी एपरेटस क्या कर रहा है, इनकी मॉडिफिकेशन कर रहा है, इनको ट्रांसपोर्ट करेगा फर्दर टारगेट साइट पे, और इनकी पैकेजिंग करेगा, पैक करेगा वो इनको, ठीक है। ये फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का। वेजिकल में उनकी पैकेजिंग करता है प्रोटीन, और उसकी लिपिड को क्या करता है, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टर के बाद छोटे छोटे वेजिकल्स बनाता है, उनकी थैलियाँ बनाता है, ताकि वो डिलीवर हो सके अपनी टारगेट डेस्टिनेशन साइट पे, ठीक है। उसके बाद ये ग्लाइकोसाइलेशन भी करता है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेन टू प्रोटीन एंड लिपिड टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की एडिशन करवाता है प्रोटीन पे भी और लिपिड पे भी। जब प्रोटीन पे कार्बोहाइड्रेट की एडिशन होगी तो हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, जब लिपिड पे कार्बोहाइड्रेट की एडिशन होगी तो हम उसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो गोल्गी एपरेटस है, वो जो ह्यूमन स्पर्म है, मेल में ह्यूमन बॉडी में जो स्पर्म होता है, स्पर्म में जो यही जो गोल्गी एपरेटस है वो किस में मॉडिफाइड हो जाता है, एक्रोसोम में। नेक्स्ट चैप्टर में आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन में आप जब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे आप एक्रोसोम एक स्ट्रक्चर है। एक्रोसोम इज नथिंग, एक्रोसोम इज मॉडिफाइड गोल्गी एपरेटस, ठीक है।
अब हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग, और ये गोल्गी एपरेटस का एक और काम भी होता है। गोल्गी एपरेटस क्या करता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब डिवीज़न। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन है गोल्गी एपरेटस के। पहला मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, ट्रांसपोर्टिंग, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। सेकंड, ग्लाइकोसाइलेशन। थर्ड, गोल्गी एपरेटस मॉडिफाइड इनटू एक्रोसोम इन स्पर्म। फोर्थ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है। ये मैंने गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर बनाया है। ये गोल्गी एपरेटस हैं, ये देखें, ये इसकी सिस्टर्नी, मैंने बोला था ना सिस्टर्नी प्रेजेंट है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना के एक दूसरे के ऊपर इनको रख दिया है। ठीक है, अब ये अंदर जो शेडेड पोर्शन है इसको ल्यूमन कहा गोल्गी एपरेटस का, क्या कहा, ल्यूमन कहा गोल्गी एपरेटस। ये देखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन को बना के वेजिकल की फॉर्म में भेज रही है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किसको बना के भेज रही है, लिपिड वेजिकल को। ये वेजिकल आके कहाँ फ्यूज़ होंगे, ये सिस फॉर्मिंग फेज जो है इसका गोल्गी एपरेटस का, उसके साथ फ्यूज़ होंगे और इनके अंदर यहाँ पे इनकी क्या होगी, पैकेजिंग होगी, ट्रांसपोर्टिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगी। फिर ये वेजिकल यहाँ से देखें, छोटे छोटे वेजिकल्स की फॉर्म में बाहर आएंगे और फिर ये वेजिकल कहाँ जाएंगे, अपने टारगेट साइट पे जाएंगे। ये सिस फेज है, फॉर्मिंग फेज है, जहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से वेजिकल आके इस फेज पे ज्वाइन होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। फिर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर, गोल्गी एपरेटस के अंदर इनकी क्या होती है, पैकेजिंग होती है, ट्रांसपोर्टिंग होती है और मॉडिफिकेशन होती है। और फिर ये जो फेज़ है ट्रांस फेज, जिसको मैच्योरिंग फेज़ कहते हैं, यहाँ से वेजिकल की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। वेजिकल ये क्या करते हैं, टारगेट साइट पे जाके अपना नेक्स्ट काम करते हैं। ये है गोल्गी एपरेटस। ये क्या है, सिस्टर्नी है जिनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया गया है। ठीक है, ये था हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सेकंड ऑर्गेनल, दैट इज़ गोल्गी एपरेटस। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह थर्ड ऑर्गेनल, दैट इज़ लाइसोसोम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।